बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सियासी तकसीम के बायस कौमी मसाइल जो हैं उस पर इत्तफ़ाक़ राय में भी फ़ुक़दान दिखाई देता है। एक तरफ अगर देखें तो अपोजिशन जमातें जो हैं उनके दरमियान में इत्तेहाद जो है उसके अनासिर जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर दरारें पैदा होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इब्तदा पे मौक़िफ़ ये अपनाया जब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि सिंध से 6 नहरें निकाली जाएंगी, जो पंजाब आएंगी, पंजाब में पानी आके चौलिस्तान के इलाके को सैराब करेगा और वहाँ पे फसलें जो हैं वो उनकी आबियारी होगी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ये कहा कि हमें आपने लूप में नहीं लिया, एक तरफा फैसले काबिल कबूल नहीं होंगे। वो सिर्फ बयानात तक बातें महदूद थीं। एक वक्त आया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवाल उठाए जाने लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़िमन के अंदर क्या किरदार अदा करेगी कि एक तरफ वो गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी अपनाए हुआ है, दूसरी तरफ वो हकीकत पसंदाना इकदामात नहीं उठा रही। इस ज़िमन के अंदर ये देखने को मिला कि सिंध में अंदरूनी तौर पर तहरीक जो है वो जन्म लेना शुरू हुई, अपोजिशन जमातें जो हैं वो मैदान के अंदर आई, GDA ने उसमें किरदार अदा किया, वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे उसके अंदर किरदार अदा करती दिखाई दी, MKM पाकिस्तान उसमें बोलती दिखाई दी। अब इस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ दिन पहले ये वाज़ेह तौर पे कहा कि ये नहरें किसी सूरत नहीं निकाली जा सकती। उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कैटेगोरिकली बात की, आसिफ अली जरदारी साहब भी बात कर चुके थे, वज़ीर आला सिंध ने भी बात की, शर्जीली नाम मेमन साहब भी बात करने लगे। अब खबर ये मंजर आम पे आई कि मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है। इस एहतजाज की सूरत में विफाक में मौजूद जो इत्तेहाद है वो किस हद तक मुनज़्ज़म होगा और उस इत्तेहाद के पाया तकमील तक पहुंचने के मराहिल जो हैं वो किस हद तक मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त विफाक में सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो है वो ताल्लुकात बहाल करने के भी ख़्वाह है और इस ज़िमन के अंदर भी पेशरफ्त करने के इंदिया दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो APC को दोबारा बुलाने की बात कर रहे हैं। वो APC जो हुकूमत ने बुलाई, जिसका अपोजिशन ने बायकॉट किया, जिसका एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के जारी होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल जो है वो तय पाते हुए दिखाई दिए, एक स्टेट नैरेटिव बिल्ड होता दिखाई दिया। अब उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर दोबारा से APC बुलाने की बात कर रही है तो उसके पीछे की मंतिक और मसलहत क्या है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अपने आप को फैसिलिटेशन के लिए पेश कर रही है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक अपनी सियासत को दवाम बख्श सकेगी, इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सनाउल्लाह साहब ये बात करते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हो जाते हैं तो ये दरअसल हमारी ही कामयाबी होगी। अब इसमें ये कामयाबी हुकूमत की होगी, अपोजिशन की होगी या किसी सहूलतकार मुफाहमतकार की होगी, दर हकीकत ये कामयाबी पाकिस्तान की होती दिखाई देती है। लेकिन इसकी तकमील के मराहिल जो है वो किस हद तक पाया तकमील तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं और उसके खदुखाल वज़ा होते दिखाई देते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। ईद के बाद इस सियासी तहरीक में मजीद मजबूती, इसमें मजीद गर्मी होती दिखाई दे रही है। जो वक्त बदलेगा, जो मौसम पाकिस्तान का गर्म होता जाएगा, ये सियासी मौसम भी गर्म होता दिखाई दे रहा है। अब क्या बनेगा? ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी उसका इंदिया दे दिया है कि हम करेंगे। तो जब वो इंदिया दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में हुकूमत के पास बाकिया ऑप्शन क्या बचते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है नहरों के हवाले से। वो जो काम सिर्फ बयानात तक महदूद था आज अवामी सियासत में तब्दील हो चुका है, तो क्या ये वफाकी हुकूमत के लिए परेशानी का अंसर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ सर एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, मैं बहुत वाज़ेह और मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ, चैलेंज से 5 पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा ऑन बोर्ड थे ये नहरों के मामले पर। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 5 पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बाकायदा ऑन बोर्ड थे और बाकायदा उन्होंने ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसे मामला होते हैं आप बयानबाजी की हद तक रहेंगे, इससे आगे आप कुछ नहीं करें। अगर ये नहरों के मामले पर मुझे सिर्फ सिंपल सी बात है, ये काफी अरसे से बात चल रही है, क्या हुकूमत सिंध ने कोई बड़ा स्टैंड लिया? क्या सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा स्टैंड आया? क्या कौम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी आई? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के दिन तक ये लफ्ज कहे
कि जनाब अगर इतने घंटों में ये काम ना हुआ, वो तो घंटों की बात करते हैं ना, दिनों पे नहीं जाते, तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, क्या ये बात कही? तो आप फिर इससे अंदाजा लगा लें, चाहे इनका नंबर 1 हो चाहे नंबर 4 हो, सब के सब जो है बाकायदा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 5 लोग ऑन बोर्ड थे जिन्होंने आगे बाकी लोगों को जिन्हें आगे फ्रंट पे रखना होता है उनको इत्मीनान में लिया था कि ये होना ही होना है और ये हर सूरत में होना है, इसमें हम बेबस। लेकिन हुआ क्या, जब ये मामला हुआ तो इन्हें यकीन नहीं था कि इस कदर ज्यादा स्टैंड जो है वो सिंध के अंदर से भी आएगा, पंजाब से भी लोग बोलेंगे और दीगर सूबों से लोग। अब सिंध के अंदर जीडीए जिसको इन्हें खुड्डे लैंड लगाया हुआ था, जीडीए तो इससे पहले इतने मुजाहरे कर चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और इसी के बाद तहरीक इंसाफ ने भी इस पे खुल के बात शुरू कर दी। फिर इवन मुस्लिम लीग नून सिंध के जो थे कुछ अहदेदारान, उन्होंने भी इस पर खुल के बात करना शुरू कर दी, क्योंकि ये सिंध कार्ड है और सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी हमेशा खुद यूज करती थी। अब वो सिंध कार्ड जो है पीपल्स पार्टी ने भी यूज करना है, वो जीडीए ने भी यूज करना है, उस सिंध कार्ड को बाकी लोगों ने भी यूज करना है। तो किस तरह उस सिंध कार्ड को जाने देते? अब जब देखा कि बाजी हाथ से निकल गई है, अब जब देखा कि सिंध कार्ड जो है वो तो हाथ से निकल रहा है, तो उसके बाद फिर ये मुजाहरों का ऐलान शुरू हो गया, ये मुजाहरे शुरू हो गए। मजहब 2 मिनट में ये सारा मामला ठीक हो जाता है यासर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। बिलावल भुट्टो जरदारी आए पार्लियामेंट में, आगे ऐलान करें, सदर पाकिस्तान अपने स्पेशल बतौर सदर ऑर्डिनेंस जारी करे, सदर पाकिस्तान जो है कोई ना कोई अपने इख्तियारात को जारी करे। एक आईनी हैसियत है उनकी, वजीर आला सिंध जो है उनकी एक आईनी हैसियत है, क्यों नहीं इस्तेमाल होती? आप एहसन इकबाल साहब आते हैं, आप उनके साथ मीटिंगें भी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, आप उनके साथ मीटिंगें भी करते हैं, सब के सब जो आते हैं उनके साथ आपके बेहतरीन तल्लुकात भी हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर आप इस पर स्टैंड नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप जरूर कहते हैं, आप गरी खुदा बख्श में जरूर कहते हैं, आप लारकाना में जरूर कहते हैं, लेकिन आपको उन सब जगहों से कहने से बहुत बेहतर है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दें कि अगर इतनी देर में ये मामला खत्म ना हुआ तो जनाब हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ये तो वही है कि ये हमें और आपको और पूरी कौम को जिस तरह ये, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार सर, कोई बचिया तो नहीं तगमा लेने वाला? आप रहते हैं नहीं, अल्लाह माफ करे। अगर इस तरह तगमे देने हैं ना तो आप ही ले लें सारे। मैंने तो उस वक्त सदारती अवार्ड लिया था जब इनमें से किसी को सदारती अवार्ड नहीं मिलता था, और मैं हुकूमत उस वक्त भी मैं एंटी गवर्नमेंट लिखता था, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये 10 साल पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ले चुका हूँ, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये अवार्ड की तकसीम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जहाँ पर ये हर उस शख्स को अवार्ड से नवाज सकते हैं जिसका माजी क्या होगा, जिस पर कितने मुकदमा तो किस किस तरीके से होंगे, तो उसके बाद उससे पहले ये क्या नहरों का मामला हल नहीं कर सकते थे? ये सारा कुछ था, ये एक ड्रामा था, ड्रामा है और ड्रामा रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं है। अब पीपल्स पार्टी अपने सिंध कार्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर हो गई। अब पीपल्स पार्टी अपने कारकुन को मुतमिन करने के लिए कर रही है, लेकिन अब कारकुन बहुत ज्यादा समझदार है। अब कारकुन भी ये सवाल करता है, मुजाहरे कर रहे हैं ना, कारकुन किसके खिलाफ नारा लगाएगा? ये यासर साहब वफाकी हुकूमत के खिलाफ लगाएगा ना, यही कहेगा ना हमें नहीं मंजूर, हमें फलां करें। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के स्पेशल फंड भी लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है आप पीपल्स पार्टी पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से भी अपना भरपूर किरदार जो है वो निभाने के लिए तैयार, और बहुत से मामला तय भी हो रहे हैं। राणा साहब, वो जो पंजाब में पावर शेयरिंग वाला मामला था, उस पर तो सिंध में भी पावर शेयरिंग की बातें हो रही थी, हालांकि सिंध में नुमाइंदगी नहीं थी, तो वो फिर बात का क्या बना? सिंध में कोई पावर शेयरिंग नहीं है, ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह है। मैं आपको एक बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, पंजाब में पावर शेयरिंग जो है वो मामला काफी हद तक तय हो चुके हैं और बाकी रहते रुते तय हो जाएंगे। ये सारा मामला है। अब पीपल्स पार्टी को मैंने याद करे, मैंने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है। अगर अगले आने वाले चंद दिनों में अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया पीपल्स पार्टी पर, तो फिर पीपल्स पार्टी को कोई एक कुर्बानी देना पड़ेगी, या सिंध कार्ड की कुर्बानी देना पड़ेगी, या फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा। और हुकूमत से अलहदा मतलब हुकूमत की मुखालफत करना पड़ेगी और हुकूमती हमायत छोड़ना पड़ेगी। ऑलरेडी उनके पास जो चीज़ें हैं वो हुकूमती हमायत छोड़ भी दें
तो मुझे बताएं, वज़ीर आला सिंध उनके पास है, वज़ारत सिंध जो है, उसके अलावा ईवान सदर उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, और उनके पास बेहतरीन चीज़ें हैं। बाकी KPK में गवर्नर उनके पास है, बलोचिस्तान के अंदर वज़ीर आला अभी तक उनके पास है। आने वाले दिनों में वहाँ पे भी क्या होता है ये तो हालात। राना साहब, इसी बारे में आप सवाल कर लीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो जमातें सलामती कमेटी इजलास में नहीं आई थी, उन्हें इंगेज करने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान, तो इसका मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान जो है वो एक मफाहमत कार के तौर पे किरदार अदा करने को तैयार। तो क्या इसका कोई आउटकम निकल पाएगा? एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते हैं कि ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे, वो तहरीक किस हद तक मजबूत होगी और उसके खदोखाल अब तक कितने वजह हो चुके हैं। और एक मीटिंग जो बड़ी जिसकी बात की जा रही थी कि ईद से कुछ दिन पहले होगी, क्या वो मीटिंग के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, या जो वो पहले नशस्तें हो चुकी हैं उन्हीं में वो चीज़ें सारी ज़ेर बहस आ चुकी हैं? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध वाला मंजरनामा कि जिस पे वो एहतजाज सड़कों पे करने को तो लाई है, तो क्या ये विफाक की इत्तेहादी जमातों में एक बड़े दराड़ का पेशखैमा साबित हो सकती है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आप सवाल कर सकते हैं शेख साहब से। अच्छा शेख साहब, क्या बन रहा है, कब ये जो एक इत्तेहाद की कोशिशें हो रही थी और जिसमें बहुत हद तक आप लोगों को कामयाबी भी मिली अपोजिशन इत्तेहाद की, अपोजिशन इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान जो है वो ईद के बाद हो रहा है और कब हो रहा है? बस अब उसमें छोटे मोटे मामलात हैं जो भी तय पाने हैं। जो बेसिक फ्रेमवर्क है उस पर तो सारा मामला तय हो गया है। कुछ जिम्मेदारियां बकाया रह गई हैं, जैसे कि उसको लीड कौन करेगा और उसमें बाकी जो चीजें हैं। और उसमें मौलाना साहब के हवाले से जो मौलाना साहब की रिजर्वेशंस थी जो हमें कन्वे की गई हैं, जिसके हवाले से हमें कोई ऐसा एतराज कोई नहीं है, बस सिर्फ खान साहब की ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस की जरूरत है। उसमें वो चीजें बस चंद दिन और रह गए हैं, वो शेप अप हो चुकी है। इंशाल्लाह ईद के बाद एक बड़ा जो है ऑपोजिशन अलायंस आपको नजर आएगा। शेख साहब, आप समझते हैं कि वो जो एतमाद का फुकदान था उसका खात्मा मुकम्मल तौर पे हो चुका है, या फिर समझते हैं कि कुछ फीसद अभी बाकी है? क्या सर? एतमाद का फुकदान जो दोनों जमातों में था, यानी वो कहते हैं कि हम डसे हुए हैं बार बार, PDM के पुराने इत्तेहाद उन्होंने हमें बहुत तल्ख तजर्बात से नवाजा है, तो अभी एक हमारे लिए मजीद तजर्बा है। तो आप समझते हैं कि दोनों तरफ जो है वो एतमाद किया जा सकता है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि ये जो भी अलायंस बनने जा रहा है ये किसी जाती मुफाद में नहीं बनने जा रहा है, ये कौमी मुफाद में है, पाकिस्तान के मुफाद में है, जमहूरियत, आइन और कानून के हवाले से है। इस पे एतमाद एक दूसरे पे किए बगैर हम बहसीयत अपोजिशन अलायंस आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें एतमाद करना चाहिए। और हमारे देखें ना, तलखियां तो दोनों तरफ थी, दोनों तरफ से बैड टेस्ट जो है वो डेवलप हुए। 26वीं तरमीम के बाद तातुल आया, तारीखी तौर पे वो सारा सिलसिला रहा, मगर इमरान खान साहब ने हमेशा पहल की है। हमेशा इस दफा भी उन्होंने कहा, उस तातुल के बाद भी उन्होंने कहा कि आप दोबारा एंगेजमेंट शुरू करें। तो अब मैंने जो गुफ्तगू सुनी मौलाना साहब की अगले दिन एक इंटरव्यू में, उसमें उन्होंने भी कहा कि चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, बेहतरी है। तो इंशाअल्लाह ताला चीजें ठीक हो जाएगी, हमें उम्मीद है। बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आती है, वो कि हुकूमत को इसकी बड़ी तकलीफ है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की, आपने देखा नहीं हमारी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को अपनी पूरी वज़रा ब्रिगेड लेके जो है वो गुलदस्ता लेके पहुंच गए थे मौलाना साहब की उसके लिए। ऑब्वियसली अनईजीनेस थी, अनकंफर्टेबल हुए, परेशान हुए, इसलिए पहुंचे। तो कोई मुझे नहीं नजर आती ऐसी चीज कि जिसमें ट्रस्ट डेवलप ना हो सके। इसमें कोई जाती एजेंडा नहीं है किसी का, सिस्टम के लिए चीजें हैं। शेख साहब, आपको क्या लग रहा है कि ईद के बाद जो आपकी तहरीक है, ये तहरीक आखिरी तहरीक होगी, यानी खान साहब की रिहाई के लिए फाइनल राउंड होगा या आगाज होगा? देखें, चीजों में कोई फाइनल राउंड तहरीकों में नहीं हुआ करते सर। मैं ये समझता हूं कि जब तक तहरीकें चलती हैं उसमें हर कॉल को फाइनल कॉल ही समझना चाहिए।
और हर कॉल को फाइनल कॉल की तरह आगे आना चाहिए। आपको याद होगा सवाबी में जो सेकंड लास्ट जलसा था, ये नहीं इससे पिछला, मेरे पे बड़ी तनकीद हुई थी। मैंने एक बात कह दी थी कि एक फाइनल कॉल नहीं, कई फाइनल कॉल्स होंगी और कई जो है वो कॉल्स होगी, और जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेते हम आते रहेंगे। बड़ी तनकीद हुई मेरे पे सोशल मीडिया ते भी टीवी ते भी। आप देखें फाइनल कॉल जरूर हुई और उसमें हमारे लोगों की शहादतें भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, कुर्बानियां लोगों ने बहुत दी, बहुत मजाले बर्दाश्त की। मगर अब हम एक और जो है वो खान साहब समझते हैं कि एक और कॉल होनी चाहिए। बार बार तहरीक में कॉल्स होती हैं और हर कॉल को फाइनली समझना चाहिए, उसी जज्बे से निकलना चाहिए। शेख साहब, अगर देखें तो अभी तक की जो मौजूदा शक्ल है अपोजिशन इत्तेहाद की, वो हुकूमत के मामलात में मजबूत दिखाई देती है क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ नहीं जुड़े हुए। लेकिन मैं बारहा बहुत सारे रहनुमाओं से ये सवाल कर चुका हूँ कि एक हकीकत पसंदाना सोच ये है कि माजी में वही लोग जो उस इत्तेहाद का हिस्सा थे वो आपके नज़रियात के साथ जुड़े हुए हैं। जब आपको ये दिखाई देता है कि कुछ इत्तेहादी हुकूमत से नाला हैं, तो आप उनके साथ राबिता बहाल क्यों नहीं करते? देखें, जो हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत से नाला है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उन इत्तेहादियों के नाला होने की वजह क्या ये वजह है कि हमें किसी सूबे में हिस्सा नहीं दिया जा रहा? क्या ये वजह है कि जिन डेवलपमेंट फंड्स का वादा किया था वो नहीं दिए जाते? क्या ये वजह है जो ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रॉमिस किया गया था वो नहीं किया गया? या कोई और बड़े मामला थे जो उस वक्त तय किए गए थे उन पर डिलीवर नहीं किया जा रहा? अगर इस वजह से कोई नाला है तो फिर आप क्या समझते हैं कि हमें फौरी जम करके उनको साथ में ला लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता। एज फार एज वी आर कंसर्न, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये दोनों बेनिफिशियरी है हमारे मैंडेट की चोरी के, मैंडेट के डाका के। ये तो रानी किस्मत है, वो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब समझते सन कि मेरा दाल लग जाएगा इस मैंडेट चोरी तो बाद मैं वजीर आजम बन जावांगा, मेरी पार्टी को अगे ले आएगी। उन्होंने दा नहीं लग गया, धुआं दा लग गया। तो अब ये इनकी आपस की लड़ाई है। इनकी आपस की लड़ाई को उसूल की नहीं है, इनकी आपस की लड़ाई किसी प्रिंसिपल पे नहीं खड़ी है। इनकी आपस की लड़ाई है ए मेरी वारी सी है, तेरी वारी सी है, मेरा हिस्सा सी है, तेरा हिस्सा सी। इसके ऊपर हम वो क्या करते हैं? हमारे लिए तो ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही उस, तो हम मेरा तो ख्याल है कि इसमें और फिर जब चीजें ज्यादा बिगड़ने की तरफ आती हैं तो हर दफा उससे पहले मामलात कोई ना कोई तीसरी कुव्वत बीच में डाल के वो ठीक करवा देती है। उन्होंने वो मामलात पूरे हो जाते तो वापस चले जाते नहीं। हर दफा पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत के खिलाफ नारा लगाया है तो हर दफा इस हुकूमत को वोट देता है ना, सिर्फ मैंडेट चोरी के बाद नहीं, हर दफा हर बिल के ऊपर हर चीज पे प्रिंसिपली इनके साथ रहे हैं। मगर बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी जायजा कराने वास्ते वो मीडिया में ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है, मगर जो वोट की बारी आई वोट इन्होंने नहीं देना चाहिए। सो अब मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फर्क है। शेख साहब, ये इसका मतलब है ये नहरों के मामले पे सारा नोरा कुश्ती है? बिल्कुल नूरा कुश्ती है अपना राणा साहब, बिल्कुल नूरा कुश्ती है। फराडिये ने ड्रामा कर रहे ने और इन्होंने हुण पता लगा है कि ये इशू खड़ा हो गया है, दूसरी पार्टियों ने उठा लिया है, तो बस अब ये उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या शेख साहब, क्या सिंध कार्ड अब इनके पास है? देखें, ये हर दफा सिंध कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं, करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब इनके पास कार्ड कूड कोई नहीं रह गए। इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे आप देखेंगे इस दफा भी कराची की हर सीट हमने जीती थी और वहां हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। इवन एमक्यूएम के लोग मुझे कहते हैं, जो टॉक शोज में हमारे साथ बैठते थे, वो मुझे कहते थे कि ये सारी सीटें आपकी हैं और हमें चोरी करके दी गई है, और जो पीपल्स पार्टी या नून को जो भी दिया। जब इमरान खान बाहर आएगा एक सीट नहीं मिली, कार्ड कूड कोई नहीं है, एक ही कार्ड होगा सिंध में और वो इमरान खान का होगा। और वो क्या होगा कि सिंध के लोगों की जो महरूमियां हैं वो दूर की जाएंगी और उनको उनका मुकाम दिलवाया जाएगा और उनको जिन चीजों से दूर रखा गया है इन लोगों ने सिर्फ अपनी हेजमनी के लिए, वो महरूमियां इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दूर करेगी, चाहे वो कराची की हो और चाहे वो इंटीरियर सिंध की हो। अच्छा शेख साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जो जमात इस्लामती कमेटी के इजलास में नहीं आई, मैं उन्हें एंगेज करने के लिए तैयार हूँ। APC दोबारा बुलाने की उन्होंने बात की है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर बिलावल कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी कामयाबी होगी। अगर राबिता किया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वेलकम करेंगे या फिर उस पर सवाल उठाएंगे? आपकी इस वक्त की मुस्कुराहट जो है वो आधा जवाब तो दे चुकी है। देखें मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि APC दोबारा तो बुला नहीं सकते, इसलिए कि उन्होंने पहले अभी तक बुलाई नहीं। APC अगर ये बुलाएंगे तो हमारा मौक़िफ़ है कि इमरान खान के बगैर कोई भी APC बेनतीजा
होगी और फ्रूटफुल नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये सिक्योरिटी कमेटी जिसमें ब्रीफिंग दी गई है पार्लियामेंट की कमेटी, उसको दोबारा बुलाते हैं, तो उस हवाले से हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि खान की मुशावरत के बगैर हमारी कोई भी इनपुट उसमें वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी, वो भी फ्रूटफुल नहीं हो। तो वो चीजें हमारी बड़ी वाज़ेह है। रह गया बिलावल साहब का राब्ता करना हमसे, मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि बिलावल की कामयाबी उनकी कामयाबी है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिलावल और नून लीग में फर्क कोई नहीं है। तो हमारे लिए तो बात यह है कि अगर हमने बिलावल के कहने पे बैठना है तो फिर वो तो नून लीग वाले भी तरले करते हैं बैठने के लिए। सो कहने का मकसद यह है, इसमें जो हमारे प्रिंसिपल स्टांस है, जब तक हम उसमें मुतमईन नहीं हो जाते, हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी नासूर है, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इकट्ठा होना जरूरी है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना जरूरी है, और उस कंसेंसस के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की इनपुट मौजूद हो। अगर APC अगर हो तो वो खुद मौजूद हो। उससे बेहतरी ये आ सकती है कि जो भी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज होगी उसमें इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर की इनपुट मौजूद होगी, वो पॉलिसी बामानी होगी। शेख साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि ये पीपल्स पार्टी और इनका आपस में गठजोड़ है, सारा कुछ है। अब इतने नहरों के मामले पर तहरीक इंसाफ भी सिंध के अंदर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है, आप अहमिया दे चुके हैं। तो सिंध के अंदर कब से शुरू कर रहे हैं आप इस हवाले से मरकजी इज्तिमा? सर बात यह कि अभी तो ईद तक तो चीजें नहीं आगे मूव कर सकती ना सर। आखिरी अशरा है और रमजान का एहतराम है, और आखिरी अशरा खत्म होगा, ईद होगी, तो उसके बाद बैठ के लाए अमल जो है वो तय कर लिया जाएगा। इन प्रिंसिपल फैसला हो गया है। अच्छा शेख साहब, एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर 9 मई पे माफ़ी मांगी जाती है तो रिहाई भी अमल में आ सकती है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा माफ़ी तो किसी से नहीं मांगे के बानी PTI। तलाल चौधरी साहब ने आज कह दिया सजाएं भी होंगी। तो क्या ये बयानात ही चलते रहेंगे? देखो जी, कई लोगों की तो नौकरियां ही बयानों की वजह से हैं। आप जिस तरह ये जो तो क्लेम टू फेम तो ये बयान ही है, और किस किस्म के इशारे और किस्म की गुफ्तगू वो हमारे मेहरबान करते रहे हैं जलसों में और टॉक शोज पे आपके सामने है। तो उनकी बात को हमने कभी सीरियस नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया कि जी वो सजाएं भी होंगी। हम तो आगे कहते हैं कि ये अपनी मर्जी के जज लेके आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत। और अब ये जो छोटे वजीर हैं वो हौला टेट होता है ना, वो हौला पांडा जल्दी खटखट करने लग जाता है, तो वो उस वजह से जल्दी बोल पड़ते हैं। वरना कोई इनका समझदार मैंडेट चोर होता तो शायद और तरीके से बात करता। ये जड़े ने तुसी देख लो पहले की कर रहे ने। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातें जो ये कर रहे हैं इन पे बिल्कुल जिस वक्त हमारी काउंसिल्स पेश हो जजों के सामने बात करें कि जी फैसले तुसी करने ने तो सजावत ऐलान जड़ा है वो नून लीग कर दी जा रही है। तुसी भी कुछ सोचो, इन्हें कुर्सियां ते बैठ के इंसाफ कर रहे हो, उन्होंने नाल भी कुछ करो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा अपनी पार्टी को कि इनके खिलाफ लिख के अदालतों में दें, और फिर अदालतों से पूछे भी ये क्या हो रहा है यहाँ पे मुल्क में। दूसरी तरफ आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, वो माफी वाला रिएक्शन दे दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने। खान ने तो कह दिया था, आपको याद होगा, बयान दिया, वो फिर ट्वीट भी हुआ कि मैं मतलब माफी किस बात की माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन लोगों ने 9 मई के बाद हजारों लोगों को नाजायज अंदर रखा है। हम ये कहते हैं कि CCTV फुटेज आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, 9 मई का फैसला हो जाए, जुडिशल कमीशन 3 आला जजेस का बन जाए सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद खान साहब ने कहा था कि अगर मेरा कसूर बनता हुआ तो मैं जरूर माफी मांग लूंगा, मगर किस बात की माफी, कौन सी चीज ऐसी हुई है कि जिसके ऊपर हम माफी मांगे। शेख साहब, एक सवाल शख्सियाती तौर पे बाबर अवान साहब से कोई गिला है? क्योंकि आज जब मुलाकात के लिए जाने वाले थे तो बाबर अवान साहब भी अंदर जाने वाले थे। सलमान अकरम राजा साहब ने पहले तो कहा कि ये क्यों अंदर जा रहे हैं, उन पे एतराज़ किया। फिर हमले ने कहा जी चलें ये रुक जाते हैं, आप चले जाएं। 4 रहनुमा अंदर गए, वो भी साथ में आ गए। उन्होंने फिर एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा मामला गड़बड़ है, इस पर एहतजाज करेंगे। तो क्या जो दीगर अफराद मिलने के लिए जाते हैं उनके मिलने पर भी उज़र है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबर अवान साहब से कोई गिला नहीं है सर। बाबर अवान साहब हमारे भाई हैं और हमारे बड़े जिम्मेदार अहम रुकन है हमारी
लीगल कमेटी का भी हिस्सा है और कोई ऐसी बात नहीं है। होता ये है कि खान साहब अपनी मर्जी से लोगों के नाम, वकला के नाम भी देते हैं केसेस के हवाले से जिनसे उन्होंने मुलाकात करनी होती है, और फिर वो नाम पहले फाइनल होते हैं। खान यूजुअली जब नाम देते हैं तो फिर ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे आके मिलेगा। उस हवाले से आप देखें ना, आज हामिद खान साहब का भी नाम था, वो उनको भी नहीं मिलने दे रहे थे। भंडारी साहब का भी नाम लिखा हुआ था, नहीं मिलने दे रहे थे। तो सलमान अकबर राजा सवाती साहब का भी नाम था मेरे ख्याल से गालिबन। हाँ सुने, सलमान अकबर राय साहब ने अगर उस वक्त ये बात की होगी कि क्यों जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसलिए कहा होगा भी जिनके ऑलरेडी नाम है, जिनका खान साहब इंतजार कर रहे हैं, आप उनको नहीं लेके जा रहे, आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर रहे हैं। ऐसे ना करें। उसकी वजह है कि वकला किसी खास काम के लिए मिलते होते हैं ना। ये जो 6 वकला की मुलाकातें होती है, ये तो गप वाला काम नहीं होता। तो इस वजह से कहा होगा, वरना कोई खुदा न खास्ता ये जो है वो बाबर अवान साहब हमारे बड़े भाई हैं और खान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, और वो बड़ा उनकी एफर्ट है, अभी भी उनका बड़ा इनपुट है, बहुत इनपुट है उनका। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कारकुनान ये सवाल उठाते हैं, ये दूसरे नहीं, कारकुनान सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि वकला की कारकर्दगी क्या है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। अब आज जो इतने दिनों बाद समाअत हुई, एक दरख्वास्त दायर की हुई थी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, आज उसकी समाअत थी। शेब शाहीन साहब वहाँ पे पेश थे, सलमान सफदर साहब थे नहीं। उन्होंने वक्त मांगा, उन्होंने कहा जी, तो फिर बाद में जज साहब ने कहा जी कि ईद के बाद का कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, थोड़ा सा वक्फा कर दें। वो आ जाते हैं, तो फिर वो ईद के बाद का वक्त मिल गया। अब उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये कैसी नुमाइंदगी है कि केस को लेके, जो मेजर केस है, जो बानी है पीटीआई का है, किसी कारकुन का भी नहीं है, वहां पे भी वक्त के ऊपर पेश नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अभी उनसे बात भी हुई थोड़ी देर पहले ग्रुप में। बात यह है कि वो सुबह एक डेथ पेनल्टी के केस के लिए पेश हुए थे, और वो केस जो था डेथ पेनल्टी वाला, वो लंबा हो गया, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, और वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, वो वाहिद प्रोफेशनल लॉयर है जो कि पिछले कई अरसे से खान साहब के केसेस को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ डील कर रहे हैं, और जो फैसले हुए हैं उसमें भी लीड हमेशा सलमान सफदर ने की है। इमरान खान साहब इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद हिज काउंसिल सलमान सफदर। तो उनके ऊपर बार बार तनकीद करना ये बिल्कुल बुरी बात है। इसको बिल्कुल खान की जो प्रोफेशनल लीगल टीम है ना, उसको इस झंझट का और इस तमाशे का निशाना बनाना ये ज्यादती है, और उसको ना बनाए। बस बाकी जहाँ लोग जुड़े हुए जुड़े रहें, इनको प्रोफेशनल वकीलों को जलील ना करें, क्योंकि वो जेन्युइन रीजन की वजह से बकौल उनके जो उन्होंने बताया ऐसे हो गया। कोई ये कहे कि खान का केस, खान का प्रोफेशनल लॉयर सीरियस नहीं ले रहा, तो बच्चा नहीं कर रहे ना, तो कोई गल कोई नहीं। ये तो मटीरियल चाहिए होता है, कोई ना कोई लिखण वास्ते बंदे लिख देते हैं विदाउट नोइंग के डिटेल्स क्या है और कैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और खान साहब खुद वकीलों के साथ मीटिंग करते हैं। ये भी तबसरा करने वालों को ना जरा ये बता दूं कि आप खान से ज्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करें। खान साहब अपने वकला के साथ खुद मीटिंग्स करते हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई वकील ठीक नहीं है या सुस्त नहीं है, तो वो चेंज कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक सवाल और शेख साहब के कल आपको मालूम है कि एक फैसला आया कि मीडिया टॉक नहीं हो सकती मुलाकात के बाद, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, ये जेल अमले ने कहा। तो जिस पे सलमान अकरम राजा साहब ने तौजीहन ये कहा कि फैमिली जो मिलती है वो तो आगे बात कर सकती है ना, उनके ऊपर तो ये कदगने नहीं लग सकती। लेकिन अभी तफसीली फैसला मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि अगर मीडिया टॉक के ऊपर पाबंदी लगेगी तो फिर कहीं भी गुफ्तगू होगी उस मुलाकात के हवाले से, तो फिर हम तौहीन अदालत लगवाएंगे उस पर। आप समझते हैं कि मुलाकात के बाद कोई बात उस फैसले के बाद बाहर ही नहीं आ सकती? और तो अकील मलिक को कहना चाहिए, उन्होंने कहना तू जी लत बननी है काका बन ले जाके। मतलब बात यह है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वकील मलिक तो कल का बच्चा है, और सलमान अकरम राय साहब इस मुल्क के बहुत बड़े वकील है और सीनियर काउंसिल है। मेरी उनसे बात हुई, वो खुद पेश हुए थे, उन्होंने बड़ी वो बात की। उन्होंने कहा जी बात ये हुई है कि हम 6 महीने से मिल नहीं सक रहे, मुलाकातें नहीं हो सकती, और उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। मुलाकातें ही नहीं हो रही, 6 महीने से बंद है। अब अगर जेलर की बात नहीं है, जेलर की बात की हम कोई ना उसकी अहमियत है हमारे सामने ना कुछ है, वो तो पार्टी है। जज साहब ने ये कहा, बकौल सलमान अकरम राय साहब मुझे कहा कि भाई सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, उनकी बात सुनने के बाद अगर आप अडियाला के फौरी साहब ने जाके बात ना करें, बाद में जहां मर्जी कर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब मैंने दसो, मेरी वकील खड़ा हो और हमारी 6 महीने से मुलाकात ना हो रही हो, और आगे से जज साहब ये कहें कि भाई आप सिर्फ अडियाला के सामने बात ना करें, आप कहीं और जाके बात कर लें,
तो मैं उस बात के ऊपर अड़ जाऊं कि नहीं जी नहीं, तुसी पहले दा फैसला करो। गए हम इमरान खान की मुलाकातें बहाल कराने या हम वहां अडियाला के सामने स्टेज लगाने के लिए गए? तो जिस काम के लिए गए थे कि मुलाकातें बहाल होनी चाहिए, जो 6 महीने से बंद है, वो हो गई। अब जिन्होंने अडियाला के सामने को बात करनी है तो वो आधे घंटे बाद जाके प्रेस क्लब में कल कर लेंगे, या वो जाके खैबर पख्तूनख्वा में केपी हाउस में बात कर लेंगे, या असेंबली में बात कर लेंगे, या फौरी ट्वीट कर देंगे, या पोस्ट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं ये समझता हूं कि जो असल इशू था वो खान से मुलाकात का था, अल्लाह का शुक्र है वो हो गई। तो आप अडियाला के दरवाजे पे बात ना करें, थोड़ा आगे जाके कल कर लो, कोई रुकावट नहीं है। ये गलत इंप्रेशन दिया गया। ये अकील मलिक साहब गलत छोटे वकील है ना, तब पता नहीं वकालत की नहीं की थी, पता कोई नहीं है उनको। वो कह रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं है बात करने पे, ट्वीट करने पे, पोस्ट करने पे, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। जब फैसला आएगा मुझे नहीं पता, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर लॉयर की, जो उसको लीड कर रहे थे, सिर्फ वो कह देंगे उधर सामने ना करो। तो की हो गया? असल चीज तो ये है कि हमारी मुलाकातें खान से होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक, एक आखिरी सवाल शेख साहब, जब आप लोग ये समझते हैं कि आपका मैंडेट चोरी हुआ, जब आप लोग ये समझते हैं कि आपके ट्रिब्यूनल्स के लगे केसेस का कोई नताइज न निकल सका, तो इस ज़मन के अंदर आप कोई भी तहरीक चलाएंगे, उसकी बुनियाद या जड़ कोई नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो तहरीक के मकासद किस तरीके से हासिल करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आपको एतराज़ात थे, मुद्दत पूरी होगी, 2 मेंबर्स जो हैं उनकी मुद्दत पूरी हो गई, तयनाती नहीं हो सकी, एक रेट जो है वो तो लग चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हो चुकी है। तो इस ज़मन के अंदर तहरीक के बुनियादी मकासद में या अव्वलीन मकासद में इसे रखा जाएगा? सर, तहरीक के अवलीन और बुनियादी मकासद तो खान की रिहाई, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती है, और इस हवाले से जो चीजें और जो जुज़ से जुड़े हैं वो सब बुनियाद में मौजूद है। जो भी एलिमेंट इन 3 चीजों से जुड़े होंगे वो बुनियाद में होंगे। यानी वो तमाम चीज़ें उसके साथ जो जुड़ी होंगी वो अव्वलीन मकासद में होंगी, और यूं ये तहरीक जो है ईद के बाद चलाने के लिए तमाम तर जो तवज्जो है और तमाम तर जो हिम्मत है वो बरूए कार लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में वो कौन सा उनसर है जिसकी कमी इस वक्त शिद्दत से पाई जा रही है? एक वो अनसर कि जहाँ पे कौमी मामले के ऊपर तमाम जमातें माजी में यकजा दिखाई देती थी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी नज़रियात का इख्तलाफ होता था, मफादात का इख्तलाफ होता था, सियासी नैरेटिव का टकराव होता था, लेकिन उसके बावजूद कौमी मामले के ऊपर सब एक पेज पे होते थे, यक ज़बान होते थे। इस वक्त हमें वो भी तफरीक दिखाई दी है। क्या कुदरतें इस हद तक भर चुकी हैं कि हम अपने नज़रियात को बालाए ताक रख के या अपनी उस खलीज को पार करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे, जसारत ही नहीं कर रहे, या आगे बढ़ने की तगोदोई नहीं कर रहे? उसके दरमियान के अवामिल कौन से हैं? पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस वक्त जो एदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं वो किस हद तक हकीकत के करीब हैं या किस हद तक हकीकत के मुनाफी हैं? पाकिस्तान की सियासत किस हद तक बेहतरी की जानिब गामजन है? पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अगर एका करके बैठी हैं, यानी अगर वो हुकूमती इत्तेहाद हो या अपोजिशन इत्तेहाद हो, तो क्या किसी खास मकासद के लिए हैं, अपने अपने मकासद के लिए हैं, पाकिस्तान के मकासद के लिए? इस तमाम मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब ने। दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल अजीज साहब, आपको याद होगा सर, बेशुमार मौके ऐसे आए जब आप लोग भी हुकूमत के अंदर मौजूद थे, अपोजिशन की एक बड़ी तहरीक चल रही थी, एक वाकया हुआ, एक सानेहा हुआ, तमाम एक जुबान हुए, एक पेज पे हुए, हुकूमत आगे बढ़ी, अपोजिशन ने हाथ मिलाया और हम एक समत को गामजन हुए। लेकिन इस वक्त में कि बयानात भी यकजहती के आए लेकिन फिर भी एक पेज पे तमाम जमातें दिखाई नहीं दी, उसके बीच में आपको वो उनसर कौन सा दिखाई देता है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी खलीज पैदा हुई? जी, मेरे ख्याल में जो हुकूमत वक्त है इनकी मैनेजमेंट का सवाल है। असल में जो गवर्नमेंट होती है उनका काम होता है सबको इकट्ठा करना, सबको जो भी उनके मुतालबात हैं उनको किसी ना किसी तरह से हल करना ताकि मामला आगे बढ़ सकें। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो तो बस इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाने पे रही है और कोई इस तरह की उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई। जबकि मेरे ख्याल में अपोजिशन तो खुद भी तैयार थी आने के लिए, बल्कि उनके एक नुमाइंदे आ भी गए, कह तो ये रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत में आया, लेकिन बात यह कि उन्होंने बाइकआउट तो नहीं किया। तो सर
आप क्या समझते हैं कि माजी में जो इत्तेहाद था तो उसमें किरदार किसका था? उस वक्त भी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, या आप नवाज शरीफ साहब की कमी देखते हैं इस मंजरनामे में? जी, इसमें मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने अच्छा नहीं किया, वहां नहीं आके, उनको आना चाहिए था और अपना किरदार अदा करना चाहिए था। मेरे ख्याल में वो भी थोड़ा सा आजकल अलूफ है, कुछ शायद को नाराजगियां हैं जो माजी में जो हालात बन गए हैं, लेकिन बहरहाल जब कौमी मफाद की बात आती है तो फिर ये सारी चीज़ें बाला ताक पे रखनी चाहिए और सामने आना चाहिए। दानियाल साहब, अगर देखें तो इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में हुकूमत कहती है सिंगल डिजिट के ऊपर जो है वो महंगाई है। अब फ़ारूक सलीम साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार सुस्त हो गई है। तो ये जो एदादो शुमार हैं, इसका गोरख धंधा आम आवाम की समझ में नहीं आता। किसी को मुफ्त चीज़ें या सस्ते दामों चीज़ें दस्तयाब होंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं दस्तयाब होती। तो इसका फंडा क्या है? हुकूमत किस तरीके से इसे तरतीब देती है? आप तो खुद उन दफातरों में रहे हैं जहाँ पे ये तमाम चीज़ें होती रहीं। जी बिल्कुल, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्ती तौर पे हुआ है, इसने सिर्फ एक काम किया है कि ये जो एक और तमाशा लगाया हुआ था पंजाब हुकूमत ने कि जी हमें प्राइस कंट्रोल के लिए मजिस्ट्रेट जो है लगाने और इसका महकमा बनाना है और हमने सख्त सजाएं देनी है, सब कुछ। अब क्यों वो मनफी पे चले गया या ऑलमोस्ट 1.5 पे आ गया? कौन सी कारकर्दगी हुई है? वो महकमा तो बना ही नहीं। यानी ये इतने सादा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक का एक ही काम है कि महंगाई ना होने दे। तो स्टेट बैंक के पास कौन से डिप्टी कमिश्नर है, कौन से बाजार है, ये इतवार बाजार या ये छापे मारने के लिए लोग हैं? उनके पास तो पैसे छापने की ताकत है या शरह सूद की ताकत है। तो उसके जरिए से वो साल में 5-6 दफा मीटिंग करते हैं और शाया करते हैं कि हमने महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, और ये लोगों को बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं कि जी हमने छापे मार के ये दूध वाले को पकड़ लाएंगे, बेचारे रेडी टमाटर वाले को पकड़ लाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, जबकि पीछे से शरह सूद कम करके इनकी अपने जेबें गर्म हो रही होती है। असल बात तो ये। तो अब ये बताएं ना कि कितने ज्यादा छापे इन्होंने मारे हैं कि ये महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है ये 1.5% पे आ गई है। ये सब झूठ है। और ये मैं आपको बता दूं कि वही स्टेट बैंक अपने जो 27 जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने बताया कि ये 8% तक जून के 30 तारीख तक जा रही है, और अगर ये अभी 1.5% है तो इसका मतलब ये है कि इसने कम से कम ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ना है। यानी 600% महंगाई जून 30 तक स्टेट बैंक कह रही है कि बढ़नी है। उस वक्त इन्होंने क्या कहना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को काम पे लगा दे। जब इन्होंने शरह सूद कम किया है, इनको पता था, ये तो शुक्र करें IMF ने इनको रोक लिया है, नहीं तो ये तो मुफ्त पैसे बांटने पे आदी हो गए थे। सर, अभी खबर IPPs के हवाले से है कि 7 IPPs की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से जायद का सरचार्ज माफ़ करने की मशरूत पेशकश है। तो हुकूमत कहती है देखें हम तो आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने जो बात बनाई हुई है ना, ये सब सरासर गलत है। सारे IPPs के साथ नेगोशिएट करके इन्होंने अब बताया कि जी 50 पैसे, पहले 45 पैसे थे, अब वो गनीमत ये है कि उन्होंने 50 पैसे जो है ना फी यूनिट कम कर दिए। जब यूनिट 70 रुपए का मिल रहा है, 65 रुपए का मिल रहा है, तो 50 पैसे आप कम कर देंगे तो कौन से आसमान से तारे तोड़ लाए हो? ये तो फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम ही गलत है। असल बात तो वो 590 अरब रुपए हैं जो चोरी हुए हैं पिछले साल। असल बात तो ये है कि जो बिजली आप नहीं दे सक रहे, जिसके कैपेसिटी चार्जेस आप मेरे और आप जैसे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, उसका गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। IPPs का कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रॉब्लम समझते हैं ये कि बना दिया है, ये नहीं है, ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। जो पूरा साल इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लगाई और पर्चे दिए, मीटर उतारे, पता नहीं क्या आनन फानन, पोस्टिंग ट्रांसफर, ये वो सब का सब फेल हो गया। उसके बाद आके तो 2 महीने की चेपी जो है चाचा ने लगाई, वो IMF ने मना कर दी। फिर 2 महीने की चेची चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लगाई, चेपी 45 अरब की, वो जो है दोबारा से जो है ना उसको 2 महीने, अब 2 महीने सर्दियों की इन्होंने और चेपी लगाई कि जी हमने सस्ती कर दी है। ये चेपियां लगा के 2 महीने के इन्होंने कहा। इसका मतलब ये इनके पास कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, और ये सिर्फ ये इंतजामिया से जाके मशवरे करते हैं क्योंकि इनकी अपने पास तरजीहात ही कोई नहीं है। माशाल्लाह कभी कोई चीज इन्होंने तहकीकात की नहीं है, इनकी कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, तो इसलिए इनके पास हल भी कोई नहीं है। तो ये अब देखना, ये बिजली जो है ये रफ्ता रफ्ता और महंगी होनी है। ये जो सोलर वालों के साथ इन्होंने किया है, इसकी क्या वजह है?
क्या वाकई ये 150 अरब सोलर की वजह से, यही चीफ मिनिस्टर साहब तो कह रहे थे कि सोलर ही सोल्यूशन है, सब सोलर लगाए। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेन्युइन सियासत कर रही है। एक मिनट, आप सिर्फ मैं एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ। SIFC जो है वो फर्ज करें पूरी फौज भी लगा देती है, आपका क्या ख्याल, ये 91 मिलियन एकड़ जो है ज़ेरे आब लाकर तो ये काश्त कर लेंगे? क्या बातें कर रहे हैं? इसको मैक्सिमाइज करना है। आपको पता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, न्यूजीलैंड में हाईएस्ट है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में हमारे बहुत सारे और ममालिक हैं जो ऑलमोस्ट 7 टन ले रहे हैं पर हेक्टेयर। 7 टन, न्यूजीलैंड में 10 टन है, हमारे यहाँ 1 है, 1। तो इसको हम 7 के करीब लेके जाएं तो फिर आपको देखना कि ये जो डॉलर आपने कमाने हैं एक्सपोर्ट करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर आपके पास आएगी। लेकिन इसके लिए इनके पास सोच विचार है नहीं। सर मेरा सवाल फिर वही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा जो सियासत कर रही है उसका फायदा होगा उसे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे। और ये मैं आपको बता दूं, जो हमें अभी खबरें आ रही है कि प्रेसिडेंसी ने ये शायद टोकन ही प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जो कोई अप्रूवल जो है पहले से मेरे ख्याल में कर दिया, बाद में ख्याल आया कि जी गलती हो गई है। तो इसमें पाकिस्तान सारे का पानी का मसला है, सिर्फ ये सिंध का मसला नहीं है, और ये दिन ब दिन बढ़ता चले जाना है। सवाल तो ये है कि इसके लिए प्लान क्या बनाया है। ये 2-4 नहरों की बात नहीं है। हमारे डैम्स जो हैं, ये जो हमें सामना करना पड़ रहा है, हमें जो सामना करना पड़ रहा है इस वक्त वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री का, इसका हल चाहिए। जो लोअर रिपायन एरियाज हैं, इनके लिए कोई हमें बंदोबस्त चाहिए कि हम उन क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करें। जो हम पानी का जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल जो है हम उन सरफों से इस्तेमाल करें, इसकी प्राइसिंग हो और ये इनपुट की तरह ट्रीट हो, ना कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां जहां मिले वो अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो ये तरजीहात सामने आनी चाहिए थी। अच्छा दानियल साहब, मेरा एक आखिरी सवाल कि क्या आप उस अपोजिशन इत्तेहाद में बैठेंगे जो अभी तश्कील पा रहा है, क्योंकि उसमें आपके पुराने साथी भी हैं जिनसे हो सकता है आपको गिले ना हो? कौन सा अपोजिशन इत्तेहाद जी? सर ये जो महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, PTI शाहिद खान अब्बासी साहब जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं, इसमें दो ही पार्टियां जो है वो मैंने खेज हैं जी। एक PTI है और एक मौलाना फजलुर रहमान है, बाकी तो सारी गपशप है। और PTI ने सिर्फ इसलिए ये सारा कुछ किया हुआ है क्योंकि वो एंटी स्टेट डिक्लेयर्ड है, तो वो एंटी स्टेट लगना नहीं चाहते, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक जमकट इकट्ठा कर लिया है बताने के लिए कि जी हमें सिंगल आउट ना किया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो स्ट्रीट पावर थोड़ी बहुत रखते हैं, तो शायद वो हरियावल दस्ता का काम दे सके। बाकी अगर आप कहें कि कोई ये सारी जमातों का कोई इसमें मैंने है, तो वो बेमैने है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और PTI का ही गठजोड़ नहीं हो रहा, इसलिए बाकी भी सब जो है बस इंतजार में बैठे हैं। बाकी सब इंतजार में बैठे हुए हैं, इनका ही गठजोड़ नहीं हो रहा। बेनिफिशरी भी ये 2 लोग हैं। बहुत शुक्रिया दानियल अजीज़ साहब इस हवाले से अपना वाक़ई। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।